अब हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बात याद है कि पिछले वीडियोस के अंदर हम लफ्ज एक्सपोनेंट जो है वो पढ़ के आ चुके हैं, और इसका ताल्लुक जो है जैसे कि मैंने बताया था बेस प्लस एक्सपोनेंट। किसी भी वैल्यू के अंदर एक बेस होती है और एक्सपोनेंट होती है, और एक्सपोनेंट को आमतौर पर हम पावर या पावर कहते हैं, जो कि आपने पढ़े होंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बता देता हूँ x की पावर 2 एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो 2 है ये आपकी एक्सपोनेंट है। इसके हवाले से कुछ लॉज है, हमारे पास पांच लॉज हैं एक्सपोनेंट से। उन लॉज को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो लॉ है, सबसे पहला जो लॉ है वो कहलाता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं और वो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, या इस तरह से कहूं मैं तो टेक्निकल तरीके से कि दो बेस हैं और वो दो बेस आपस में मल्टीप्लाई हुए और वो बेस सिमिलर है, तो उनकी पावर हमेशा ऐड हो जाती है। यानी अगर मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं इस लॉ की, तो इस लॉ की स्टेटमेंट कहती है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर m, ये बराबर होगा a की पावर m प्लस m के। बेसिस सेम है, दो बेसिस अगर सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो, दोनों बेस अलग हो सकती है और उनकी एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो वो एक्सपोनेंट उसके हमेशा ऐड हो रही है। एक्सपोनेंट सेम भी हो तब भी एक्सपोनेंट ऐड हो रही है। मिसाल के तौर पर मैं क्या जानता हूं आपसे, मेरे पास नंबर लिखा हुआ है c की पावर 5 और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं c की पावर 6 से, तो ये हो जाएगा c की पावर 11। अगर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है a और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सॉरी a से x ले लेते हैं ना, x मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x से, तो x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 2। ये आपके पास है पहला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। और एग्जाम्पल के तौर पे एक और आपकी किताब की एग्जाम्पल है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 5, 3 पावर 5। तो अब ये बेस 3 सेम है, तो 3 की पावर 1 प्लस 5 और 3 की पावर 6। ये आपका पहला लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। उसके बाद जो दूसरा लॉ आपके पास है, इट इज लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अब ये पावर की पावर है, पावर की पावर का मतलब ये है कि इसकी स्टेटमेंट अगर मैं आपको समझ दूं, ये है a की पावर m होल पावर m, a की पावर m और उसकी होल पावर m। तो इट मींस कि ये पावर की जो पावर है, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये बराबर हो जाएगा a की पावर m n की, जब m n हो जाएगा तो m n बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ब्रैकेट और ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर हो तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी वो सबसे मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि बेस एक है, एक बेस की अगर पावर है और हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, यानी उसके ऊपर पावर है तो फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा आपके सामने x की पावर 2 होल पावर 5, इसका मतलब जो होगा कि x की पावर 10, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू x की पावर 10। या मैंने कोई नंबर लिखा आपके पास 3 का क्यूब की पावर 7, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 3 की पावर 21। यानी कि जब बेस एक बेस हो और बेस के ऊपर एक पावर हो और जो पावर से मल्टीप्लाई हो गई हो, पावर के ऊपर पावर हो, तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर ऑफ पावर, इन दोनों हमेशा दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मसलन एक किताब की आपकी एग्जाम्पल है 5 की पावर 2 होल पावर 4, तो आपके पास हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 5 की पावर 8। ये हो गया आपका लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। अगला जो लॉ है आपके पास लॉ नंबर 3, लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की पावर है। अब यहां पर प्रोडक्ट से ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। लॉ ऑफ पावर की बात करेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब जो होगा कि हम 2 और मोर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और मोर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी। तो प्रोडक्ट अगर है और उसके ऊपर कोई पावर है तो इसका मतलब क्या होगा। इसकी स्टेटमेंट अगर आपको बताऊं तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह से कि अगर a और b है, a और b डायरेक्ट प्रोडक्ट है, a और b आपस में बराबर प्रोडक्ट है और उसकी पावर लगी हुई है n,
प्रोडक्ट की पावर है, ये प्रोडक्ट इसकी पावर है। इसका मतलब ये होगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, इस प्रोडक्ट के अंदर जितने भी नंबर है, ये पावर उन सबके ऊपर, यानी ये a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, ठीक है। और अगर इसकी एग्जाम्पल आप लेंगे, इसकी एग्जाम्पल से कि मैं कहता हूं कि आप x और y की पावर 3, तो आप कहेंगे आपके x की पावर 3 और y की पावर 3। और अगर आपसे मैं एक तरह से बात करूं आपसे, जनाब अगर ये लिखा हुआ आपके साथ पास कि x स्क्वायर और y क्यूब की पावर 5, तो फिर क्या हुआ? अब यहां पर इस वाले सवाल में, इस वाले एग्जांपल में आपको दोनों लॉ से बनाएंगे, दैट इज लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट भी और लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर भी। यानी ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा। यानी ये मामला हो जाएगा ऐसे कि x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज x की पावर 10 एंड y की पावर 15। ये है आपके पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। और जिस तरह से आपके पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट है, बिल्कुल इस तरह से आपके पास लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट भी है। अब क्वोशिएंट का लफ्ज आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट इसको पढ़ेंगे, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट का लफ्ज जो है, इसका मतलब होता है कि आप जब दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं, इससे आपने x को y से डिवाइड किया, तो जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट है। जैसे कि अगर आपने 27 को 3 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया 9, वो क्वोशिएंट है। दो वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपके पास आता है, इट इज कॉल्ड क्वोशिएंट। और पावर ऑफ क्वोशिएंट की अगर बात कर रहे हैं, तो दो वैल्यूज अगर डिवाइड हो रही हो, से a अपॉन b, और इस पूरी क्वोशिएंट के ऊपर पावर हो n, ये पावर क्वोशिएंट की दोनों वैल्यूज के ऊपर होगा, या ऊपर और नीचे दोनों वैल्यूज के ऊपर होगा, दैट इज a की पावर n अपॉन b की पावर n, a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये इस तरह से बनेगा आपके पास लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। और इसकी एग्जांपल जैसे कि हम पहले देखते हैं, एग्जांपल हमने कहा है आपकी 5 अपॉन 8 से 5 अपॉन 8 की पावर 3 है अगर, तो इसमें इसकी 5 की पावर भी 3 है और 8 की पावर भी 3 है। 5 की पावर 3 हो गई और 8 की पावर 3 हो गई। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब x अपॉन y की पावर 5, तो इसका मतलब x की पावर 5 और y की पावर 5। और अगर आपसे मैं कहूं कि कुछ इस तरह से मामला है कि ab अपॉन c की पावर 4, तो इसका मतलब ये होगा कि a की पावर भी 4, b की पावर भी 4 और c की पावर भी 4, ठीक है। यानी कि ये पावर सबके ऊपर आ जाएगी। और अगर इस तरह से कुछ मामला लिखा हुआ हो आपके पास कि जनाब a स्क्वायर और सॉरी a क्यूब और b स्क्वायर और c अपॉन x और y स्क्वायर और z क्यूब और होल पावर 5, अब क्या मामला होगा? अब मामला होगा कि ये पावर 5 जो है इन सब के ऊपर होगी, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बात इस तरह से बन जाएगी कुछ कि a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और c की पावर 5 ऐसी आ जाएगी। नीचे x की पावर 5 ऐसी आ जाएगी, y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और z की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास मामला हो जाएगा a की पावर 15, b की पावर 10 और c की पावर 5, और नीचे x की पावर 5 सॉरी y की पावर 10 और z की पावर 15। ये आपके पास ऐसा सवाल है। इसके अभी हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां पर मजीद चीज आ जाएगी ध्यान में। अब ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन के ऊपर पावर है, तो वो पावर क्वेश्चन के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज के ऊपर होती है। ये है आपका लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन। एक आखिरी लॉ है क्या, लॉ नंबर 5 अब आपके पास आ गया है, एक आता है लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर। इसके अंदर मामला ये है कि जैसे कि पहले लॉ में था, जहां पर हमने कहा था कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो दो सिमिलर बेस आपस में मल्टीप्लाई हुए थे, उनकी पावर को मैं ऐड किया था। दो सिमिलर बेस आपस में मल्टीप्लाई हुए थे, तो हमने उनकी पावर को ऐड किया था। यहां पर दो सिमिलर बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बेस तो सिमिलर है लेकिन इनकी पावर अलग अलग है। तो फिर क्या मामला होगा कि जैसे कि मल्टीप्लाई करते हुए पावर प्लस हुई थी, तो डिवाइड करते हुए पावर माइनस हो जाएगी। नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी। यानी कि इसकी स्टेटमेंट अगर लिखूं मैं, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होगा a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। ये इस तरह से मामला होगा। और अगर मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने दूं
तो से कि अगर आपके पास लिखा हुआ है x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, तो इट मीन्स ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 5 माइनस 3, दैट इज x की पावर 2। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। ये 5 लॉज हो गए आपके एक्सपोनेंट के, जिनका लॉ 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कराते हैं, ये आप 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। अब जब कभी भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, आप चाहे फैक्टराइज कर रहे हो, चाहे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, या कोई और मामला कर रहे हो, आप इन लॉज को दिमाग में रखिए, इन लॉज के ऊपर किस तरह तरतीब है और इन लॉज के ऊपर किस तरह से हम जो है ना वो अमल करके जो है वो हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 5 लॉज है, इसी तरह से 2-3 बातें जो हमें याद रखने की हैं वो ये हैं कि आपके पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे मैंने a लिया और मैंने कहा कि a की पावर अगर 0 तो वो 1 के बराबर होगा। ये हमेशा ऐसा ही होता है, यदि आप a की पावर 0 1 के बराबर होता है। और ये हमें पता चलता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले लॉ पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कुछ इस तरह से कि a की पावर m अपॉन a की पावर m, ये मैथमेटिकली किसके बराबर होगा? आप देख सकते हैं क्योंकि बेस और एक्सपोनेंट सेम है, बेस और एक्सप्रेशन है, या मैं कहूं कि दोनों वैल्यूज बिल्कुल सही ऊपर नीचे बिल्कुल सेम है, तो ऊपर नीचे का वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे कि मुझे पता है कि अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर बनाएगा। जैसे अगर a की पावर m को a की पावर m से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर हमेशा 1 आएगा, ऐसे होगा। और फिर मैंने थोड़ी पहले आपको बताया कि लॉ होता है हमारे पास है पावर ऑफ क्वेश्चन का, पावर क्वेश्चन ऑफ पावर का। क्वेश्चन ऑफ पावर जो लॉ कहता है वो कहता है कि अगर आप जो नीचे वाला बेस है उसकी पावर ऊपर वाले बेस की पावर से माइनस हो जाएगी, नीचे वाले बेस की पावर ऊपर वाले बेस की पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इट मींस कि ये होगा मामला इस वाले कंडीशन के अंदर कि ऊपर है a की पावर m, नीचे भी a की पावर m है, और ये नीचे वाला m है ये इस m में से माइनस हो जाएगा, तो ये भी m होगा, वैल्यू माइनस होगा। ऐसा काम किया है जिसका इसकी वैल्यू चेंज हुई हो, मैं तो लॉ लगाया इसके ऊपर, ठीक हो गया। अब आप m में से m को माइनस करें, m में से m को माइनस करेंगे तो m माइनस प्लस m माइनस m कैसे जाएगा, दैट इज 0 बचेगा ना, तो ये a की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होगी। तो हमें पता चला कि एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, एनीथिंग कह देते हैं बस इसको, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये 1 के बराबर होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, जब कभी आपके साथ ऐसा हमारे यहाँ पर पावर 0 आ जाए, चाहे नंबर कितने बड़ा हो, चाहे वैल्यू कितनी बड़ी क्यों हो, अगर उसके ऊपर पावर एक दफा 0 आ गई तो फिर वो 1 के बराबर होगा। एक बात याद रखनी है। दूसरी बात उसमें याद रखनी हो ये है कि जो पावर है आपकी, जो एक्सपोनेंट है आपका, उसको आप देखिए वो क्या मामला है। देखिए जब आप किसी भी नंबर के ऊपर किसी वैल्यू के ऊपर पावर लगाएंगे, जैसे मेरे पास एक नंबर मैंने लिया -a, क्या मैंने लिया -a, और इस -a के ऊपर मैंने कोई सेम पावर लगाई, मैंने इसके ऊपर पावर लगाई m भी सपोज करते हैं। अब अगर ये m, इफ m जो है वो एक इवन नंबर है, तो फिर क्या होगा कि ये माइनस की साइन खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर m इवन नंबर है तो -a की पावर m बराबर होगा a की पावर m, और अगर m जो है वो ऑड नंबर है तो फिर जाहिर कुछ नहीं होगा। और ये बात तो हमें पता है बिल्कुल इसी तरह से कि कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो या तो वो ऑड होगा या ही हो, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। बेसिकली अगर हम ऑड वैल्यू डिवाइड करते हैं तमाम इंटीजर्स को, तो तमाम इंटीजर्स हमारे आ जाते हैं ऑड वैल्यू के अंदर। तो जो इवन नंबर होगा उसमें नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगी, जो ऑड नंबर होगा उसमें नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगी। बल्कि अगर m ऑड नंबर है और -a की पावर अगर m है तो वो -a की पावर m ही रहेगा। यानी ये कह सकता हूं मैं कि अगर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन लगी हुई हो तो वो नंबर नेगेटिव नहीं होता, कभी हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। ये आपकी बुक के अंदर पेज के ऊपर रिमेंबर दैट करके लिखा हुआ है कि हमेशा याद रखिएगा कि इवन नंबर की एक्सपोनेंट पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ऑड नंबर की अगर नेगेटिव वैल्यू है और उसका एक्सपोनेंट ऑड है तो फिर वो नेगेटिव ही होती है। मैंने यहां पर आपको तीन बातें कि अगर पावर 0 हो किसी भी रियल नंबर की, किसी वैल्यू की, तो वो 1 के बराबर होता है। अगर नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है तो हमेशा
एक पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर नेगेटिव नंबर उसकी पावर ऑड है तो वो नेगेटिव नंबर ही होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर रहेंगे। ये पूरी चीजें आप देखिएगा कि आपके बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर ये रिमेंबर दैट करके लिखा हुआ है। और ये चीज हमने पढ़ी है अभी, ए की पावर 0 वाली और नेगेटिव वैल्यूज वाली और क्लॉज वाली, इन तमाम चीजों को मिला के हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 शुरू हो रही है, और हम 1.4 इंशाल्लाह शुरू करते हैं। और